अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और हम जो है वो इस पर खुशियां मना रहे हैं कि हमने कर्जे की मतलब एक कर्जा मिल गया तो उस पर खुशियां मना रहे हैं। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से। आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहाँ पे जाके सदर बाइडन से मिले। वहाँ पे 5 मुआहिदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहिदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है। एक छोटे आइलैंड के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? नमस्कार दोस्तों, अब भीख मांगना बंद करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि सामने वाले कंट्रीज अब जो है वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को एंट्री ही नहीं देते, उनसे मिलने की टाइम ही नहीं देते। अगर मान लीजिए वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पहुंच भी जाता है तो वहाँ का कंट्री का जो मुख्य लीडर होता है, चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, वो मिलने का टाइम ही नहीं देता, क्योंकि पता है कि भाई ये कुछ पैसे मांग लेगा। और सऊदी तो अब ये कहने का शुरू कर चुका है कि भाई हमारे जितने भी कर्जा आपको बाकी है वो पहले लौटाओ, उसके बाद ही सारी बातें होगी। अब इतनी विपरीत सिचुएशन होने के बाद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जगती है, ना ही पाकिस्तान की जनता को, ना ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को, ना ही पाकिस्तानी मीडिया उस हिसाब से बोलता है। और यहाँ पर सबको कठपुतली की तरह नचाने वाला पाकिस्तानी आर्मी वाले भी यहाँ पर, उनको भी कुछ नहीं लगता कि भाई मेरे कंट्री की इज्जत इतनी डूब रही है तो भाई हम कुछ ग्रोथ सोच लें। अगर मान लीजिए पाकिस्तान की जनता उनकी गवर्नमेंट का उतना नहीं सुनती, लेकिन आर्मी का तो सुनती है, आईएसआई का तो सुनती है। आपको एक अलग कंट्री चाहिए था, इस्लामिक कंट्री जो कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, उसके बाद शांति थी, तो भाई थोड़ा शांति ला लेते हैं। यहाँ पर 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री, ज़रा सोचिए क्या हालत है, और वो भी इंडिया के बगल में ही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान में तो सब सेल पर जा रखा है, एयरपोर्ट सेल पर, जिन्ना का पार्क सेल पर, ये सेल पर, वो सेल पर इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है, सऊदी has stepped in a big way। सर, हमारे पास क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के बारे में और ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। ये जिन्ना ने कहा था, और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था, ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल
उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा, तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा का? कतई नहीं। ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छी बात है। दे हैव नो इंटेलिजेंस, दे आर ब्लडी फूल्स। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एग्जैक्टली। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके 23 दफे इन लोग गए हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है? किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? एंड द 5th largest country in the world, nuclear power, 7th largest army, और ये 24 दफे तुम अपना इकोनॉमी को लोग आके तुम्हें सबक सिखाते हैं। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? क्या यार। और अभी क्या किया इन्होंने? और देखिए, माफ करिए, मैं तो समझता हूं कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं आपको बता सकता हूं? देखिए, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है। आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के कोई ठहरना ना चाहे इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडन से मिले। वहां पे 5 मुआहिदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहिदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है, जिसके अंदर 2024 में स्पेस मिशन में उनका हिस्सा बनना है, जिसके अंदर IT एक्सपोर्ट को ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर लेके जाना है, और जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 6 डिस्प्यूट थे वो भी हल करवाना है। ये है भारत की इस वक्त मुआशी तौर पे हिकमत अमली। हमारी क्या है उसके मुकाबले में? हमारी ये है कि जनाब हमने अपना आप किस तरह बनाना है। हमारी ये है कि जनाब हमने किसी जगह जाके ये कहना आपको आम देने आए हैं। हमारी ये है कि हमने अपने साथ 2 फोटोग्राफर, एक वीडियो वाला रखना है कि जनाब मैं जिससे मिलूँ मेरी वीडियो बनानी है बस, उसके बाद बाकायदा सरकारी तौर पर उसे वायरल करना है। ये हमारे पास है। हम अपने मुल्क के लिए कितना सोचते हैं ये तो देखें ना ज़रा, किस हुक्मरान ने कितना अपने मुल्क के लिए सोचा, कौन हम पर कितना एतबार करते, ये भी आप देखें। ये बड़ी एक हैरानगी वाली बात है। हम बार बार कहते हैं, हमने कहा कि हमने अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी हम एटमी मुल्क हैं, अब हम कशकोल नहीं उठाएंगे। चलें अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ मैं सबसे पहले सलूट करूंगा और वो करें ये काम। कशकोल उस वक्त तोड़ा जाता है। मैं फिर वैसे इस बात पे याद आया कि कोई आपसे कर्ज लेने वाला मुसलसल आपसे कर्ज मुस्तार लेता रहे तो वो हर बार यही कहता है कि अब की बार दे दो, आज के बाद नहीं लूंगा, और हर बार वो वही जुमला दोबारा से दोहराता रहता है। और ये ऐसा ही है कि 3 अरब डॉलर्स का अगर मुआहिदा तय पा गया है तो उसके बाद अगर कहा जाए कि आज के बाद हम कर्ज नहीं लेंगे, कशकोल को तोड़ देंगे, ये वही मंजरनामा है जो एक मांगने वाला जो पिछले 13 साल से मांग रहा है उसका वही जुमला। Indian culture will become more prominent in the West. That, for example, in the future, when we think of fast food, we think of pani puri instead of hamburger. That radios here would start to play Bollywood music, and that H&M T-shirts would have New Delhi printed on instead of New York. टेस्ट जो है वो पैदा ही इंडिया में होता है। अगर टेस्ट के अलावा कोई भी चीज़ देख लें वो चीज़ पैदा ही इंडिया में हो रही है। There is a term which says आपके मुंह में घी शक्कर। Welcome in many ways. What you say may it come true. इंडिया से अगर आप अभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं
तो टाटा जैसे हज़ारों हैं उधर, वो छोटा छोटा इन्वेस्ट भी करें ना आपके हमारे पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान है ये, छोटा छोटा इन्वेस्ट भी करें कि गाड़ियों के सिलसिले शुरू हो जाएं, गाड़ियों की कीमतें कितनी डाउन हो जाए। जैसे कि अभी हम बरकत मार्केट में और यहाँ पे भी देखें तो इंडियन जो फूड्स हैं उसी को ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा है, वही ला रहे हैं, जबकि हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। I actually can see this globalization of Indian culture happening. कि जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। मुल्क में इकॉनमी रही, लॉ एंड ऑर्डर रहा, ना ही इदारों की तकरीम रही। बस ये है पाकिस्तान की जमहूरियत की कहानी। आप भूखे नंगे हो, इस चीज़ को समझो। पूरी दुनिया से भीख मांगते हो अपने मुल्क को चलाने के लिए, और आपने अपने मुल्क में अरबों रुपए की तोड़ फोड़ कर दी। कि जो मुकेश अंबानी हैं इंडिया के, जो कि ऑयल टेलीकॉम के किंग समझे जाते हैं इंडिया के, वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। सो जो ग्लोबल इमेज है इंडिया का इन टर्म्स के, वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ इंगेज हैं, तो उनको बहुत ज्यादा वेल रिसीव किया। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ये शरीफों जरदारियों की चरागाह बना के छोड़ने लगे हैं इस मुल्क को। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है उसमें, लेकिन उसमें दो सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि इंडिया के साथ अगर ट्रेड उनका शुरू हो जाता है, मतलब कि पाकिस्तान का ट्रेड शुरू हो जाता है, तो सिचुएशन इतनी बेटर हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, सिचुएशन इतनी बेटर हो जाएगी पाकिस्तान के लिए कि भाई टाटा जैसी कई सारी कंपनीज है, अगर वो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के अंदर कर देगी तो पाकिस्तान ये जो बेरोजगारी महंगाई के जाल में फंसा हुआ है वहाँ से निकल जाएगा। और उसके अलावा इंडिया के साथ रिलेशन भी बेटर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेड अगर शुरू कर दिया है, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो भी झगड़ा होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है, और ये तो मैं पिछले कई सारे वीडियो से कह रहा हूँ कि अगर सिंपल ट्रेड भी शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई एक ही हफ्ते में कम हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर खाने वाली बात हो रही कि इंडियन फूड्स की यहाँ पर पाकिस्तान में, मतलब सारे जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रीट फूड है वहाँ पर इंडियन टेस्ट है वही चल रहा है। पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल फूड है वो सारे के सारे मतलब दूसरे दर्जे के हो गए ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ये बात हो रही है, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। Indian culture will become more prominent in the West. That, for example, in the future, when we think of fast food, we think of pani puri instead of hamburger. That radios here would start to play Bollywood music, and that H&M T-shirts would have New Delhi printed on instead of New York. The question about the observations about Indian culture. I don't know if you follow Hindi. But you know there is a term which says "आपके मुंह में घी शक्कर." So the meaning, you know, we very sort of welcome in many ways what you say. May it come true, you know. But I actually can see this globalization of Indian culture happening. And it's happening for a variety of factors. One, of course, is because, you know, of the spread of the diaspora. The second is we ourselves, I think, are much more confidently expressing it. It's important we try to find ways of making it more universal. And one very good example of that is actually this initiative which started in 2015 of celebrating the International Day of Yoga. कायदे आज़म ने वो बिल्डिंग खरीदी, आपने एक दिन उन्हें वहां रहने नहीं दिया, सीधा फौज ने कब्जा कर लिया, और वो दिन और आज का दिन कायदे आज़म का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने ये खरीदी थी बस। उसके बाद से कब्जा है फौज का। एक दिन के लिए कायदे आज़म नहीं रहे यहाँ पे, जिना हाउस का नाम दिया जा रहा है जी, जिना हाउस पे ये किया गया है। तो ये सारा कुछ एक प्री प्लान था, अब समझ आ गया, पूरा स्क्रिप्ट अब हमारे सामने है। मैं आपको दिखाता हूं यही एयर कमोडोर सजाद हैदर क्या कहते हैं, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं, ये पैगाम हम बच्चे तक पहुंचाएंगे। आप भी ये पढ़ें, इसको अपनी स्क्रीन पे रखें, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो। मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं।
हकीकी आजादी पाकिस्तान खप्पे, जान देंगे हकीकी आजादी लेकर रहेंगे, जान देंगे आइन को बचाएंगे, मैं कौम का खुददार मुहाफिज था, हूं, रहूंगा आखिरी सांस तक। इमरान खान पाकिस्तान की शहरक बन गया है, इसे अपने खून से हम कौम को मिलकर तहफ्फुज देंगे। गैरतमंद बाहर निकलो, गीदड़ घरों में बंद रहो। ये कौम के हीरो का कौम के नाम पैगाम है, ये पैगाम बच्चे बच्चे तक जाना चाहिए। याद रखें, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। एक बार इन्होंने इमरान खान को बंद कर दिया और किसी झूठे केस में 10 साल के लिए या सजाए मौत दे दिया, कुछ भी ऐसा कर लिया। मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरी बात याद रखिएगा, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ये शरीफों जरदारियों की चरागाह बना के छोड़ने लगे हैं इस मुल्क को। इमरान खान वाहिद रुकावट रह गया है इनके रास्ते में। जिस दिन ये हट जाएगा, ये मुल्क आगे शरीफों जरदारियों, मरियम, बिलावल और आगे उनकी औलादों, जुनैद सफदर, आप इनकी गुलामी करेंगे या इनकी गुलामी में जीना पड़ेगा और जिल्लत से जीना पड़ेगा। ऐसे ही आपको चपेड़े पड़ेंगी, ऐसे ही आपके कोई हकूक नहीं होंगे, ऐसे ही आपको सड़कों पे मारा जाएगा, औरतों को घसीटा जाएगा बालों से पकड़ के। एक दफ़ा फिर कुरान को जलाया जाएगा, एक दफ़ा फिर वही वाक़या दोहराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और हुकूमत वही है, स्वीडन की हुकूमत है। इन्होंने अब फिर से स्वीडन में इराक की एम्बेसी के सामने कुरान को जलाना था और साथ इराक के झंडे को भी जलाना था। मैं सवाल मेरा ये है कि ये स्वीडन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है? इससे जो कोई परमिशन मांगता है उसको परमिशन मिल जाती है, क्यों? और तो किसी चीज़ की परमिशन नहीं है। हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया अफसोसनाक, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकता डिटेल में। मैंने ख़ास तौर पे रिएक्शन देखा जो इंडिया की पब्लिक का है अक्रॉस द बोर्ड, वो इतनी शदीद मुज़म्मत मैंने शायद कभी। मैं अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इन्होंने इस्लाम का झंडा उठाया हुआ ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, इन्होंने तो इस्लाम का किला है, हम इस्लाम के फ़ौजी हैं और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, लेकिन जो हिम्मत है ना वो टकेगी नहीं है इनके अंदर। बमशेल ये है कि इनके अजीत डोवल साहब जो हैं, वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20 जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 15 से 20 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड ओवर एंड अबव, जो इन्होंने कहा आमिर भाई ने कि उसके बाद तो 4 स्टार होता है। तो मेरी उनसे कोई 12 महीनों के दौर में, मतलब 1 साल के मुख्तलिफ पीरियड में मेरी मुलाकातें नहीं हैं। अभी खबरें आ रही हैं कि स्वीडन की एम्बेसी के ऊपर मोमिनों ने फिर से धावा बोल दिया और उसको आग लगा दिया। बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से, जहां पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है पासपोर्ट। मुसलसल तीसरे साल दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार। इंडिया ने 1950s के अंदर IITs का जाल बिछाया, आज वो सैकड़ों बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। हम $2.62 बिलियन पे बैठे हुए हैं और 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए हमें मारे मारे फिरना पड़ा IMF के साथ। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कुरान वाली सिचुएशन की बात हो रही है कि स्वीडन के अंदर जो पिछले दिनों कुरान जलाई गई थी, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि आखिरकार सिचुएशन ऐसी हो क्यों रही है और कुरान स्वीडन की गवर्नमेंट इस टाइप की परमिशन दे क्यों रही है। देखिए, अब सीधी सिंपल एक स्वीडन की बात नहीं है, पूरा यूरोपियन से ये अब पूरा यूरोप ये सोचने पर मजबूर है कि भाई इन सारे लोगों को ये हमने एंट्री देकर बहुत ही गलती कर दी है। क्योंकि जब आते हैं तब तो पूरा का पूरा साइन करके आते हैं कि भाई हम जो है इस कंट्री के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, लेकिन जब उनको सिटीजनशिप मिल जाती है तब इनकी दिक्कतें उसके बाद ही शुरू हो जाती है कि भाई हमें ये यहाँ पर क्रिएट करना है, हमें मस्जिदें बनानी है, हमें सड़कों पर नमाज़ पढ़नी है, फिर हमें ये दो, हमें फिर वो दो, और फिर धीरे धीरे करके वो एक एक एरिया करके कब्जाना शुरू कर देते हैं। यूके में भी कई सारे एरियाज ऐसे हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जब उन पर कुछ होता है ना, तब उनको लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो दूसरे कंट्रीज में जाकर दंगे भी सिंपल चीज़ हो गई है। देखिए, ये जियोग्राफी चेंज कर देते हैं वहाँ की, तब उनको कुछ नहीं लगता, मज़ा आता है उनको। देखिए हम कैसे कॉन्कर कर रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। एक दफ़ा फिर कुरान को जलाया जाएगा, एक दफ़ा फिर वही वाक़या दोहराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और हुकूमत वही है, स्वीडन की हुकूमत है।
कुरान जलाने का बाकायदा एक अमल उसको दोहराने के लिए तैयारी कर ली गई है और स्वीडिश गवर्नमेंट ने इजाज़त भी दे दी है। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ इराक में हुआ है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इराक में बाकायदा तौर पे अपने तमाम तर ताल्लुकात स्वीडन से ख़त्म कर लिए। इसके साथ साथ मुजाहरीन ने जो स्वीडन की एम्बेसी के साथ किया मैं आपको वही बताऊँगा। लेकिन नाज़रीन, सबसे फोरमोस्ट खबर है वो ये है कि स्वीडन ने ये इजाज़त दी क्यों है। मैं सवाल मेरा ये है कि ये स्वीडन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है। इससे जो कोई परमिशन मांगता है उसको परमिशन मिल जाती है, क्यों? और तो किसी चीज़ की परमिशन नहीं है। यहाँ पे कहो ना तुम, अगर यहूदियों के ऊपर जो कुछ हुआ दूसरी जंग अजीम में, उस पर बात करने की परमिशन आप इनसे मांग के देखें, आपका जीना महाल कर देंगे ये लोग। मैं अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इन्होंने इस्लाम का झंडा उठाया हुआ ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, इन्होंने तो इस्लाम का किला है, हम इस्लाम के फ़ौजी हैं और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। लेकिन जो हिम्मत है ना वो टकेगी नहीं है इनके अंदर। वो हिम्मत दिखाई है इराकी गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया, अल जज़ीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है नाज़रीन। वो कह रहा है जनाब, अल जज़ीरा कह रहा है कि इराकी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी, he also recalled his country's charged the affairs in Sweden. Iraq has expelled the Swedish ambassador only hours after Iraqi protesters, angered by the burning of copies of the Quran in Sweden, stormed the Swedish embassy in central Baghdad, scaling the walls of the compound and setting it on fire. जैसे ही हुकूमत इराक ने देखा कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो आपे से बाहर हो रहे हैं, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा और वो बढ़ रहे हैं स्वीडिश एम्बेसी की तरफ, उन्होंने क्या किया, इराक ने स्वीडन के एम्बेसडर को निकाल दिया मुल्क से, स्वीडिश एम्बेसी बंद कर दी। अपना बंदा जो भेजा हुआ था उन्होंने स्वीडन में, यानी कि अपना जो सफीर भेजा हुआ था स्वीडन में, उसको वापस बुला लिया और मुल्क के स्वीडन से हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए, ख़त्म कर दिए। ये मैं आपको इराक की बात बता रहा हूँ। एक लुटा फुटा, एक जंग ज़दा मुल्क, एक गरीब मुल्क, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा गरीब है इराक इस वक्त। वैसे उसके पास ऑयल की दौलत, तेल की दौलत बेशुमार है, लेकिन वही ना, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो गरीब मुल्क है। उस मुल्क ने इतनी जुर्रत की है, उसने कहा जनाब ख़त्म, कोई ताल्लुकात नहीं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अवाम की सुननी पड़ेगी हमें। अवाम एहतजाज कर रही थी, अवाम का मुतालबा था कि आप ख़त्म करें। फिर जब हमारे यहाँ पे आपको याद होगा, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हुई हैं, तब एहतजाज करने वाले लोग निकले। उन्होंने क्या मुतालबा किया था? तहरीक लबैक ने क्या मुतालबा, ये मुतालबा किया था ना कि आप सफ़ीर को बाहर करें। हमने नहीं किया, हमने अपने बंदे मरवा दिए लड़ाई झगड़ों में। हमने एहतजाज तक नहीं किया उस हुकूमत से, फ्रांस की हुकूमत से। और आपको याद होगा अभी फ्रांस की गवर्नमेंट से जाके मिनते मुनते करके आए कि IMF से बात करें, हमें पैसे दे, और मिल भी गए। हमें शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने गए थे फ्रांस के सदर से। हम ये तो हमारा हाल है। हमने बेसिकली इनसे सीखना है। आज आपके पड़ोसी जो आपके बड़े साथ चाइना है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने मिन्नतें की हैं आपको कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें। खुदारा हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी है, ये डबल गेम बंद करें। पाकिस्तान के अंदर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, एक मॉब ने, उसने कोई बात की, एक आदमी को पैगंबर साहब से कंपेयर करने के लिए एक मौलाना को लिंच कर दिया गया। अगर ऐसा ही रहा, पहले भी बहुत लिंचिंग्स हो चुकी हैं, अगर ऐसा ही रहा तो क्या आपको लग रहा है ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप मंगवा रहे हैं? अगर मैं आपसे ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे बता दूं, 1980 से आज तक हमारा जो ग्रोथ रेट है वो न सिर्फ भारत से कम रहा बल्कि बांग्लादेश से भी कम है और श्रीलंका से भी कम है। आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है आपके साथ, वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो, हमारे पैसों के जो पिज़्ज़े बनाए हैं, जो सारा कुछ किया है, उनको भी कुछ ठीक करो, कुछ तरस करो हम पे। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान ऑन कश्मीर एंड बिलावल प्रोवोक्स इंडिया अगेन इन प्रेजेंस ऑफ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। जो जयशंकर साहब ने जिस तरीके से किया, वो उनकी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दोनों इस बात का तकाजा कर रही थी कि ये दोनों मुल्क इस वक्त एक दूसरे से दूर ही रहें। सारी दुनिया डिजिटल इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट है, हमारी JIT के आसपास बकरों का घेरा है। आप कंपेयर कर रहे हैं।
नमस्कार दोस्तों। अब चाइना ने अपने न्यूज़पेपर में एक चीज़ यहाँ पर बताई है कि भाई हमने इतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कर रखा है, तो 1 रुपया करके अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को साइड में रखे, 1 रुपया करके अपनी स्टेबिलिटी लाए और जो एक डबल गेम है वो खेलना बंद करें। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है। कोई भी कंट्री हो, अगर मान लीजिए डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन में आता है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 1-2 साल से डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन में ही आसपास घूम रहा है, तो मान लीजिए कि किसी का भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन होती है, तो आखिरकार उसमें होता क्या है? होता यही है कि वो दूसरे कंट्रीज़ को प्रे करता है, दूसरे कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारे यहाँ पर आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे क्या होता है कि फैक्ट्रीज यहाँ पर इंस्टॉल होती है और उसके बाद यहाँ पर रोज़गार मिलता है, एक जो पैसे का सर्कुलेशन शुरू होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चाहे वो अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर दे, चाइना कर दे, या फिर कोई और कंट्री कर दे, या फिर यूरोपियन कंट्रीज जैसे जो ग्रुप है वो चाहे उनकी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पर अच्छा खासा उनको डिस्काउंट दे दे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिहाद या फिर कहे कि ब्रेन वॉशिंग इस टाइप की हो रखी है कि जो कंट्री आज आपको मदद करेगा, कल उठकर उसी कंट्री के खिलाफ यहाँ पर जुलूस निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। आज पाकिस्तान का एक वाहिद स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना। उनके फॉरेन मिनिस्टर, आपको पता है, एक ट्राइलैटरल मीटिंग के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे। उन्होंने ये कह दिया है कि डू मोर, डबल स्टैंडर्ड्स बंद करो ये दहशतगर्दी के मामले में, और जो सही है उसको सही को गलत कहो। अब तारड़ साहब और दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि आप अपना घर ठीक करें, आप सारे आपस में लड़ रहे हैं और हमसे बाहर से मदद मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। आपने जो महंगाई की हुई है, इन्फ्लेशन है, ये जो सारा कुछ है, ये आपकी लड़ाइयों की वजह से है। तो तारड़ साहब बेसिकली तो वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी जुबान में, अगर कहीं गली मोहल्ले में बैग बंदा का बंदे दे पुत्र बनो की कर देगा तुसी। तो असल में तो चाइनीज, उनको ये पंजाबी आती नहीं है, लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह तो यही रहा था कि बंदे दे पुत्र बनो, छड़ दे चवला। पाकिस्तान एक दुकान है, पाकिस्तान एक दुकान है, चीजें बिक रही हैं, बेचते हैं। कभी दहशतगर्दी बेची, कभी अपना प्रॉक्सी वार किसी की खेली, मर्सनरीज बने, डॉलर बनाए। लंदन में प्रॉपर्टियां क्या ख्याल आपने वो फ्री बना ली? आप इतने इंटेलिजेंट है कि आप हर जगह, हर कैपिटल के अंदर आपके महल खड़े हैं। अब होता क्या है कि आप इस तरह करते हैं कि 2 जूतों का सौदा किया और जूता एक देते हैं, तो वो चीखते हो, कहते दूसरा जूती भी रखो थे, ऐसा पैसे देते हैं। अब आपने अमेरिका को बेचते रहे, अमेरिका हमेशा डू मोर इसलिए कहता रहा है कि आप पूरा डिलीवर नहीं करते रहे और डबल गेम खेलते रहे उनके साथ, उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करके दूसरी पार्टी को शेयर करते रहे, बताते रहे, उनके पास प्रूफ है इन चीजों के। अब चाइना से आपने $26 बिलियन उनका ले लिया है और उनके आपने पिज़्ज़े बना लिए, तो उनका हक बनता है। वो कहते हैं भैया हमने पैसे दिए हैं यार, डिलीवर इट। ये डू मोर कहना गलत है, ये इसकी डेफिनेशन ही गलत है डू मोर। वो कहते हैं साढ़े हक है, साढ़े पैसे हत्थे रखो टेबल पे। दिस इज व्हाट इट इज। आपने बेचा है पाकिस्तान तो पूरा दो भाई। पहले अमेरिका भी यही कहता रहा, आज चाइना भी ये कह रहा है। डू मोर तो ये होता है रिक्वेस्ट हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। डू मोर तो होता है आप एलाइज हो। डू मोर तब होता है आपने उनसे पैसे ना लिए हो, आपने बेचा ना हो। वो कहते हैं सामने रख, लिस्ट दी सी, ये लिस्ट पूरी करो, ये है डू मोर। डू मोर नहीं है, डू मोर तो आपने इन्वेंट किया लफ्ज। वो कहते हैं भाई पैसे दिते जे रखो इत्थे, तुसी ये कैसे इन्हें अटैक करवाने ने। आपका मशहूर है वो, आप अटैक करते जाए, हम मुजम्मत करते जाएंगे। ये आपके माजी है इसका। तो फिर उसमें आप ये डू मोर वाला नहीं है। वो अपना कहते हैं भाई आपने सौदा किया था, बेचा, तुमने सी पैक के जरिए बेचा है पाकिस्तान, आप सामने रखो हमारे। वो कहते हैं ये सारा कुछ होना है, अब ये बंद करो। बल्कि मैं जाती तौर पर बता रहा हूं, हमारे चीफ साहब होके आए हैं, उन्होंने कोई खास आके ये तो नहीं बताया, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इस दफा आपने अगर चाइनीज की हिफाजत ना की तो अगली दफा चाइनीज आर्मी आके अपने प्रोजेक्ट्स को खुद अपनी हिफाजत करेगी। ये भी मैं बता रहा हूं आपको। उसकी वजह यह है कि इतना आसान नहीं है कि $बिलियंस आप खा के डकार भी ना मारो। इट इज नॉट पॉसिबल। चाइनीज वॉन्ट एक्सेप्ट इट। अमेरिकन एक्सेप्ट कर जाते, चुप कर जाते, चाइनीज वॉन्ट डू इट। चाइना की हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है और चाइनीज आर वेकिंग अप। जो इस वक्त उनके प्रेसिडेंट शी है, वो इंपीरियल चाइना का ख्वाब देख रहे हैं। इंपीरियल चाइना, they are interested in flexing their muscles. आप इस वक्त फंसे हुए हर तरफ से, तो पाकिस्तान, what does Pakistan has to offer to India? मतलब इंडिया क्यों करेगा? मतलब ये भी तो है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक पेशेंट बाईपास सर्जरी के लिए IR में पड़ा हो और आपको उसके कॉस्मेटिक सर्जरी की फिक्र हो, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त किंग चार्ल्स की जा चुके हैं। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन ये था कि बिलावल भुट्टो साहब भारत गए थे, तो वहां क्या
जिस तरह डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, क्या वो इस पोजीशन में थे कि वहां कुछ चीजें वो हासिल कर सकते? क्या वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे? 2-4 चीजें उसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा। एक तो आपके डीप स्टेट के पीछे से प्रेशर, दूसरा दोनों मुल्कों के अंदर इलेक्शन होने वाले, क्या वो जयशंकर साहब अफोर्ड कर पाते थे कि कोई खुल के बात करते? नहीं। तो इन सर्कमस्टांसेस में जब आपका पेशेंट ब्लीडिंग हो रही है, बाईपास सर्जरी के लिए IR में पड़ा है, आप इस वक्त 40% इन्फ्लेशन रेट है वहां पे, श्रीलंका को आप क्रॉस कर चुके हैं इन्फ्लेशन में, अफगानिस्तान की करेंसी आपसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। इन क्या करते? जी मैं यही कह रहा हूँ, फिर क्या करते? मतलब कहते कि ठीक है फिर हम पड़े हुए ICU के अंदर, तो हम ICU में बैठे रहेंगे, हम जो है कुछ करें नहीं। माजी में भी आपने कई मीटिंग्स जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, जिस तरह बाइडन साहब की मीटिंग थी, आपने वर्चुअल उनको अटेंड किया है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं एक थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा। आज आपके पड़ोसी जो आपके बड़े साथ चाइना है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने मिन्नतें की हैं आपको कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, खुदारा हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी है, ये डबल गेम बंद करें, किसी एक डायरेक्शन पे चले। इस वक्त आप फॉरेन पॉलिसी लेस हैं, आप इस वक्त दुनिया आप पे एतमाद नहीं कर रही है। आप कभी मरासले पे चले जाते हैं, फिर वहीं पे आप पे लाबियां हायर कर लेते हैं, फिर वहीं आपने कहा है खलीलजादे की ट्वीट को आप सर आंखों पे बिठा देते हैं, कभी आप ब्रैड शर्मन के पास चले जाते हैं, कभी आपने पहले अर्ज किया कि अमेरिका सुलह कराए इनकी आपस में। तो इस वक्त क्या अमेरिका इंटरेस्ट लेगा? आप इंटरेस्टेड है या नहीं? कि आज मेरे मादरे मिल्लत को एक और ठेस पहुंची है। आज मेरे मादरे मिल्लत को एक और ठेस इसलिए पहुंची है कि दुनिया देख रही है कि यहां क्या पक रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। वो दरवाजे बंद, पहले ही आपका दरवाजा कोई भी नहीं खुला इस वक्त। आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है आपके साथ, वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहां आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो, हमारे पैसों के जो पिज्जे बनाए हैं, जो सारा कुछ किया है, उनको भी कुछ ठीक करो, कुछ तरस करो हम पे ऊपर। वो चीखे आके। और आज अमेरिका ने तो वैसे ही, मैंने आपको कई दफा अर्ज किया है, अमेरिका अब आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेकर। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका आपके साथ कितना अच्छा चल रहा है। हाँ, $30,000 महीने का अगर आप CIA स्टेशन चीफ हायर कर लें तो वो चंद लोगों की ट्वीट्स करा सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्सा नहीं है। यू हैव बिकम इररेलेवेंट। अब बल्कि इररेलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। उनके अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सबसे बड़ा दाग इस वक्त फॉल ऑफ काबुल है। बल्कि वो ये समझते हैं इस वक्त रिपब्लिकन खासकर कि उस फॉल ऑफ काबुल में आपने उनको धक्के दिए, आप एक बायस बने, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको बैक स्टैब किया है। तो इन अंदर गिवन सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हैं कि आप कहां जाएंगे। मैं समझता हूं उन चंद पाकिस्तानियों में से जो ख्वाहिश करता है जो कहता है डिजिटल पाकिस्तान बने। शेख वो जिनसे इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। सऊदी अरेबिया की मैं बात करूं, दुबई की बात करूं, मिडिल ईस्ट की बात करूं, तो वहां से इस्लाम हम तक पहुंचा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। चाइना ने चुपके से 19 ममालिक का एक इंडियन ओशन रीजन के हवाले से एक फोरम बनाया और उस फोरम की एक मीटिंग भी हुई है कि इंडिया सक्सेसफुली places into orbits Indo-French collaborative EOS-6 other nano satellites। 19 ममालिक के जो लोग हैं वो चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम में आए और वहाँ पे स्वाय इंडिया के। इंडिया चाहता है कि हम आगे रहे। हाँ, जो आपने बात की है ना, हम आगे ना आए। हाँ, हम आगे ना आए, ये बिल्कुल इंडिया चाहता है कि हम आगे ना आए, मुस्लिम आगे ना आए। उनका स्पेस मिशन देख लीजिए भारत का, हमसे मतलब बॉर्डर जुड़ा हुआ है ना, यानी कि अगर आप बागा बॉर्डर के जरिए जाएं तो आप बस के जरिए जा सकते हैं, इतना फासला है। लेकिन जो तरक्की, मेंटालिटी और माइंडसेट का फासला आप ये देखिए कि वहां पर स्पेस मिशन जितनी के तेजी से तरक्की कर रहा है। अब ये भी तो देखे ना, उन शेखों ने ही UAE में सबसे बड़ा दुनिया का बनवाया है मंदिर, तो फिर ऑब्वियसली वो पढ़ सकते हैं भाई। हैविंग इंडिया
क्योंकि वो आपको चैलेंज करेगा वहाँ पे। इसी तरह इंडियंस को भी ओपन अप होना चाहिए व्हेन दे शुड इनकॉर्पोरेट चाइनीज इनसाइड इट। सो मेरा ख्याल है कि ये जो चाइना ने ये बेसिकली जो चुपके चोरी 21 नवंबर को ये जो फोरम बनाया, इससे दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। भाई अभी क्या 5th लार्जेस्ट के, अभी देखिएगा 3rd लार्जेस्ट और इसके आगे भाई जिनको आप दुश्मन कहते हैं, सब कहते हैं, वो कहाँ पहुंचेंगे? अभी चंद सालों की बात है, आप देखते जाइए। नमस्कार दोस्तों, शेख बदल गए हैं। शेख मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है अरब कंट्रीज के लोगों की, चाहे वो सऊदी हो चाहे यूएई हो। इसी सारी कंट्रीज ने साउथ इंडिया के अंदर नहीं, माफ कीजिएगा, साउथ एशिया के अंदर जो ये कट्टरता फैलाई है, जैसे ये पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है और कई मात्रा में इंडिया में भी है। यही सारे कंट्री थे जिन्होंने पैसा देकर मदरसे फैलाए यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर, और फिर कश्मीर में हमले करवाए। आज वही जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे पास जब ऑयल की एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी तो करे क्या। आखिरकार उनको पता चला उसके बाद कि भाई ऐसे दुनिया नहीं चलती। ठीक है, हमें सब कुछ यहाँ पर जो ये रेडिकलाइजेशन हमने फैलाया है उसको हमें शांत करना पड़ेगा। और उसी के बाद सऊदी के प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उसने चाहे कुरान की आयतें हो उस पर कमेंट्स की है, चाहे उसने अलग अलग जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है सऊदी के अंदर वो चेंज की है, चाहे वो दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर अपना रहे हैं, चाहे वहाँ पर हिंदू मंदिर बन रहे हैं, चाहे जो सही मायनों में सेक्युलरिज्म आ रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि इन्हीं के चलते तो हम इतने कट्टर हुए थे, आज यही सेक्युलर बन रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। इंडिया सक्सेसफुली प्लेसेस इनटू ऑर्बिट्स इंडो-फ्रेंच कोलैबोरेटिव EOS-6 अदर नैनो सैटेलाइट्स। हमने आपको इससे भी पहले बताया था, कुछ दिन पहले एक और खबर दी थी जो इससे अलग थी, और वो ये थी कि इंडिया का जो स्पेस मिशन है उसमें जो लॉन्च किया गया है वो कितनी हैवी सैटेलाइट लॉन्च की गई। इंटरनेट के हवाले से हम बात करें तो इंटरनेट सैटेलाइट। अब ये है कि इंडिया ऑन सैटरडे सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट द इंडो फ्रेंच ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-6 एंड 8 अदर नैनो सैटेलाइट्स विद इट्स रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी कुछ और डिटेल्स भी हैं। मेरा आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप उनका स्पेस मिशन देख लीजिए। भारत का हमसे मतलब बॉर्डर जुड़ा हुआ है ना, यानी कि अगर आप बागा बॉर्डर के जरिए जाएं तो आप बस के जरिए जा सकते हैं, इतना फासला है। लेकिन जो तरक्की, मेंटालिटी और माइंडसेट का फासला, आप ये देखिए कि वहां पर स्पेस मिशन जितनी के तेजी से तरक्की कर रहा है, और फिर इसी के साथ मैंने आपको बताया कि G20 वहां पर आ रहा है, और वो उसकी जो है वो कश्मीर में भी करेंगे। ठीक है, जिसकी हम रट लगाए रखते हैं ना, हमें और कुछ नजर नहीं आता। चलें उसकी तो बात छोड़ें, इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है, हमें एक तरफ अपने रीजन में तरक्की, मैं दुबई की तरक्की से होती हुई पहुंची हूँ अपने उस रीजन में, वहां पर देखिए कि बांग्लादेश की हम पहले ही तरक्की की बातें करते हैं कि वो जो देखिए ना जनाब कहाँ पर पहुंचा हुआ है। हम उन्हें तो अपनी जो कॉटन की इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्या कमाल हासिल, यानी कि अपनी गारमेंट्स को, स्किल्स को वो कहाँ लेकर चले गए, उसी में उन्होंने जो है अपने मुल्क को कितना फायदा पहुंचाया। और उन्होंने कहा है कि बस मेरे जो हैं उनके फेवरेट लगाए नहीं गए। बिलाल अहमद इंडिया के एक मुसलमान है, कश्मीर के मैथ्स के टीचर हैं, उन्होंने बनाई है सोलर कार जिसको इंडिया बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाला है, महिंद्रा इसको और ज़्यादा डेवलप करने वाला है। इस पर काम कर रहे थे, काम कर रहा था इंडिया, लेकिन अभी तक उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाई थी। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है और बहुत प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। बिलाल अहमद को क्या कहेंगे? मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि उस लड़के को अप्रिशिएट करना चाहिए जिसने ये कार बनाई है, क्योंकि ये इन फ्यूचर सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर अपने लिहाज से देखा जाए, यहाँ के लिहाज से देखा जाए, तो पाकिस्तान में आई थिंक स्टडी को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन इंडिया में आईटी को बहुत सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी तक देखें कि गूगल भी ऑफिस खोलने पे घबराता है और पेपाल वगैरह भी नहीं आया, लेकिन इंडिया में हर चीज़ मौजूद है। और इंडिया और बांग्लादेश हमसे आईटी में बहुत आगे जा चुके हैं। और आप अगर रेशो देखें, ऑनलाइन रेशो देखें, तो फ्रीलांसिंग के लिहाज से भी देखें तो इंडिया और बांग्लादेश टॉप मोस्ट में आ रहे हैं, तो उसको वेल एंड गुड है। और बहुत आगे हैं वो हमसे आईटी में, और यहाँ सपोर्ट नहीं किया जा रहा। हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों को कदर नहीं मिलती है, वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन ऐसी बहुत सी एग्जांपल सामने आए जहाँ पर मुसलमानों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया हो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आज पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा हमें इंडिया के मुसलमान कामयाब दिख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये अपनी अपनी सोच का है कि हमें दिखाया ये जाता है कि इंडिया के मुसलमानों को इज़्ज़त नहीं मिलती,
लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि अगर उन्होंने एक मुल्क बनाया है तो उन्होंने भी मिलकर ही मुल्क बनाया है ना। पाकिस्तान में मुसलमान अब इधर के जोन से है ना इंतशार, उधर का भी इंतशार लोग फैलाते हैं, इधर के भी लोग इंतशार फैलाते हैं, लेकिन मैं इस पर कभी भी नहीं आऊँगा कि पाकिस्तान वो इंडियन के मुसलमानों को इज़्ज़त नहीं मिलती। हालांकि इंडिया की एग्जांपल्स हैं, उनकी टीम्स में, अब इंडियन टीम में देख लें, 150 करोड़ का मुल्क है, उसमें इंडियन टीम में मुस्लिम लड़के हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया को शोहरत नहीं मिलती, उधर मुसलमानों को शोहरत नहीं मिलती? मिलती है उनको शोहरत। इस पे हम कोई इनके साथ बात नहीं कर सकते, ना डिबेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप क्या मानते हैं कि वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा कामयाब हैं? इस पे आई थिंक सो मैं यही कहूँगा कि मैंने जहाँ तक जो मेरी रिसर्च है ना, इंडियन मुस्लिम जोन से हैं, मैंने जो देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हैं। इंडिया के साथ हमारा तो मुकाबला बनता नहीं है किसी किस्म के अंदर भी, क्योंकि आप देखें ना, अब वो क्यों महिंद्रा उसका साथ दे रहा है, क्योंकि जिस टाइम कोई भी रेंज रोवर को और जगुआर को परचेज़ नहीं कर रहा था तो रतन टाटा ने परचेज़ किया उसको, वो भी कौन है? इंडियन। लेकिन उन्होंने फिर उसको चला के दिखाया। अगर तो पाकिस्तान इसका साथ देता, पाकिस्तान सोलर चलाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इन सपोर्ट करेगी, एक तो कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं जब छोटे से थे हम, ऑलमोस्ट 2002-3-4 की बात है, उस वक्त जिस टाइम ऑटोमेटिक कोई गाड़ी लेके आता था ना तो लोग कहते थे यार तुमने ऑटोमेटिक गाड़ी ले ली है, अगर ये बंद हो गई तो इसको स्टार्ट कैसे करोगे? ये तो धक्के से स्टार्ट भी नहीं होती। बस ये चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, हमारी कम्युनिटी सपोर्टिव नहीं है, हमारी आवाम हमें सपोर्ट नहीं करती। आपने कई चीज़ें देखी होंगी कि कई लोगों ने पानी के ऊपर भी चीज़ें चलाई, लेकिन वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आपको भी इल्म होगा इस चीज़ का कि पानी के ऊपर चीज़ चलाई है, ऐसे चलाई वैसे चलाई, लेकिन वो गायब हो गए। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाई हैं सियालकोट के लड़कों ने, लेकिन वो लड़के ही नहीं पता चलता किधर चले गए हैं। वो अगर वो जो बिलाल साहब हैं, अगर उनको पाकिस्तान से ऑफ़र जाए और एक इंडिया से ऑफ़र जाए तो वो एग्जैक्टली इंडिया को करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान वैसे ही बैंकक्रप्ट है। पाकिस्तान को अगर मैंने वो नॉलेज दे दिया कि मैंने किस तरीके से बनाई है, वो नॉलेज ले लेंगे और बाद में उस बंदे का पता ही नहीं चलेगा वो बंदा गया कि जरा गवर्नमेंट उसको ऐसे उठवा देगी। कहना तो ये नहीं चाहिए ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें एक स्कूल था, हमने वो भी बंद कर दिया। बच्चे जो थे वो एडमिशन ही नहीं होता था, वहाँ पे एनरोल ही नहीं होते थे, तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये एक नया ब्लो है? 75 सालों में हमने मुआवजे और मुकाबले के अलावा किया क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक भी फील्ड में इंडिया को पीछे नहीं छोड़ सके। अब ये पार्लियामेंट ही आप देख लें, कितना खूबसूरत और बड़ा पार्लियामेंट है। इंडिया के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया से इस पार्लियामेंट की तारीफ़ें की जा रही हैं। और जहाँ तक बात है उनकी तरक्की की, उन्होंने ये जो बात की कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। इस वक्त वो जहाँ पर जा रहे हैं उनको कहा जा रहा है यू आर दी बॉस। सुपर पावर्स, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क उनको कह रहे हैं यू आर दी बॉस और वेलकम कर रहे हैं। ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं उनके वजीर आजम मोदी से। अखंड भारत ये नहीं कहता कि हम आप पे पॉलिटिकल कब्जा चाहते हैं। इंडिया का कॉन्सेप्ट कल्चरल यूनिटी रहा है। इंडिया कभी, ये जो टेरिटरी इंडिया जिसको कहती हैं, ये किसी तलवार के दम पे नहीं बना, ये कल्चरल इवोल्यूशन से बना है हजारों साल की। गज़वा हिंद अकेली जमात ने नहीं लड़ना, मिल्ली मुस्लिम लीग नहीं लड़ेगी, पीटीआई नहीं लड़ेगी, गज़वा हिंद आप भी शामिल होंगे। हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरस है कि गज़वा हिंद में जो लोग शामिल होंगे बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं ये गज़वा हिंद हमारी जिंदगियों में आए। आज आसिम मुनीर 1 लाख गुरिल्ला फौज उतार दे तो उनकी कटी पतंग। नमस्कार दोस्तों, अब मान लीजिए नहीं, यहाँ पर सिचुएशन ऐसी ही थी कि दिल्ली के अंदर पाकिस्तान का एक स्कूल था जिसमें पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट जो थे, जो कि इंडिया में यहाँ पर जो मतलब कि वो अपना जॉब किया करते थे, उनके लिए एक स्कूल यहाँ पर खुला गया था। पता नहीं वो ये किस सिचुएशन में खुला गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई इंडियन एम्बेसी अगर कोई बाहर है तो यहाँ पर इंडियंस के जो बच्चे हैं जो वहाँ पर जॉब करते हैं उनके लिए स्कूल खोले जाते हैं या फिर नहीं खोले जाते। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर परमिशन को मिल रखी थी, उन्होंने ये स्कूल बंद कर दिया है। और उनका कहना ये है कि भाई यहाँ पर कोई जो बच्चे हुए इतने इनरोल ही नहीं करते, मतलब एडमिशन ही नहीं लेते, तो फिर आखिरकार इसमें सर्वाइव करने वाली बात ही क्या है, या फिर कि सर्वाइव क्यों किया जाए, पैसा क्यों खर्च किया जाए। देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन ये है आजकल कि हर जगह से नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। चाहे कोई इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे अरब कंट्रीज से बात हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे जितनी भी डींगे हाँक ली, ये सारे मतलब पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आती
तब तक अगर मान लीजिए कि पूरी दुनिया यहाँ पर 100 बिलियन 200 बिलियन 500 बिलियन भी इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर हालात सुधरने वाले हैं नहीं। यही बात हो रही है यहाँ पर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें एक स्कूल था, हमने वो भी बंद कर दिया है। तो सुनने में आ रहा है कि वो जो हाई कमीशन के अंदर जो तादाद कम हुई पिछले साल, जो 2020 में आई थिंक, तो उस वक्त या 2021 में परहैप्स, मुझे याद नहीं पड़ रहा, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बच्चे जो थे वो एडमिशन ही नहीं होता था वहाँ पे, एनरोल ही नहीं होते थे, तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये एक नया ब्लो है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में? ये एक नई, जैसे कहते हैं ना, एक वी हैव गॉन टू फर्दर लो में हम चले गए हैं कि ताल्लुकात हमारे पॉलिटिकली तो है ही कोई नहीं है, इकोनॉमिकली भी कोई नहीं है। तो स्कूल के बंद होने को आप कैसे देखती हैं? सर, जहाँ तक मैंने न्यूज़ चेक की है तो उसमें तो उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि स्टाफ बहुत कम है और कुछ टाइम पहले इंडिया की तरफ से कहा गया था, तो उस वजह से हमारा जो हाई कमीशन वहाँ पर है, वहाँ से स्टाफ को कम कर दिया था। और स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत, उनकी तादाद कम थी और नए एडमिशन ज़ाहिर है नहीं हो रहे थे। और उन्होंने कहा कि कोई बाहर के बच्चे भी उसमें नहीं आ सकते थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई कमीशन जो है वहाँ के स्टाफ के ही बच्चे जो हैं सिर्फ उनको ही एडमिशन मिलता था या उनके लिए ही स्कूल था। तो जब वो बच्चे बहुत कम रह गए थे तो उन्होंने कहा कि जब एग्जाम्स हो गए और साल खत्म होता है जैसे वो हुआ है, तो फिर उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया। और क्योंकि जाहिर है कि जो बजट है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी और नए एडमिशन्स भी नहीं थे, तो बहुत थोड़े से बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो किसी बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें उनका एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे तो सर उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही कि ठीक है, अगर बच्चों की तादाद इतनी कम है और स्टाफ बहुत कम कर दिया गया है, अगर सिर्फ 4-6 ही बच्चे हैं तो ठीक है, वो बाहर किसी स्कूल में जो है पढ़ लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टाफ था, यानी जो टीचिंग स्टाफ था, उनको भी 1 महीने पहले बताया है, उनकी सैलरीज भी दे दी हैं। तो मगर ये कि अगर स्टाफ पूरा होता तो मेरे ख्याल है तब शायद ऐसा नहीं होता। इसलिए ये कोई खास चीज़ नहीं है सर, इस किस्म की चीज़ें तो हमारी होती रहती है। स्टाफ को अगर पैसे ही मिल जाए तो बड़ी बात है। बहुत सी एम्बेसीज तो ऐसी हैं पाकिस्तान की दुनिया में जिनके स्टाफ को पेमेंट्स ही नहीं हुई हैं और वो ये रो रहे हैं कि जी हमारी सैलरीज नहीं मिली हैं। तो इन्होंने तो सिर्फ स्कूल बंद किया है, बाकी बच्चों को तो जाहिर है वो बाहर किसी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो वो लगता है अगर ये मैडम बाकी बच्चों के लिए भी खोल दिया जाता, जो इंडिया के अंदर दिल्ली में जो बच्चे बाकी हैं, ये तो स्टाफ के लिए ना, लार्जली ये पब्लिक के लिए होता स्कूल, तो हो सकता है कि लोग उसमें और एनरोल होते, एडमिशन अच्छा स्कूल होता। तो ये ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं थी बजाय इसकी कि स्कूल ही बंद कर दिया जाए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में भी, यहाँ पे आपको पता है इधर स्कूल्स हैं बच्चों के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए, तो वो कोई एम्बेसीज ने तो नहीं खोले हुए, वो तो लार्जली सबके लिए वहाँ पे आ जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक शॉर्ट साइटेडनेस है पाकिस्तानी हाई कमीशन की दिल्ली में? सर डिपेंड करता है कि उनके बजट पे, अगेन बजट पे डिपेंड करता है कि क्या वो अफोर्ड कर सकते थे कि इस स्कूल को चलाना, और क्या बाहर से जो बच्चे हैं क्या वो आना पसंद करते पाकिस्तान हाई कमीशन के स्कूल में। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के टर्म्स हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं और जिस तरह से एम्बेसीज के आपस में एक बात होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इनके पास पढ़ने के लिए आते या इनके पास एडमिशन के लिए आते। और वैसे भी इनको पहले ही बच्चों को आम स्कूल्स में होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक एक्स्ट्रा बर्डन पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने सर ले रखा था, इसलिए कि अगर बाहर जो स्कूल मौजूद हैं दिल्ली में और जगह पे, तो वो शायद ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बजाय इसके कि पाकिस्तान एम्बेसी अपना अलग स्कूल, वो 1.5 ईंट की मस्जिद जैसे होती है वो बनाने के बजाय, मेरे ख्याल है बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें जाके बच्चे पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी जो ये हालात चल रहे हैं मुल्क के, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पश्तो पाकिस्तानी, उसके बाद ये लाहौरी, हर कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें हकूक दो। इधर हम कश्मीरियों के पास जाते हैं कि भाई आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, ये सब कुछ छोड़ दो। क्या कश्मीरी वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे पाकिस्तान के हालात देखते हुए? नहीं, इस तरह नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से उधर अमन ज़्यादा है, कश्मीर में अभी भी ज़्यादा अमन है, इधर से कश्मीर में अमन ज़्यादा है, तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा।
उधर जिस तरह चाचा ने बोला उधर आपने बोला 20-25 रुपए का किलो है, इधर 180 रुपए किलो, वो किधर से इधर आएगा? बताएं, ये कह रहे हैं हमें। आपने शहीद का जिक्र किया है कि आपके कुछ शहीद हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, शहीद का दर्जा बहुत बुलंद है। अल्लाह खुद कहता है कि शहीद को खाना मैं देता हूँ, ठीक है? तो हमें शोर होगा ये क्यों करने की ज़रूरत है? हाँ, शोर मचाते हैं, शहीद हो गया, शहीद हो गया। ये वो एक बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी बता रहे हैं। आप भी थी, कुर्बानी दिया है मगर अपना हुकूक नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, हम भी इंशाल्लाह तैयार है, सही है ना? हम भी तैयार है, हम अपने मुल्क की दिफा के लिए तैयार है, सही है ना? मगर हुकूक नहीं दे रहा। जब हुकूक का टाइम आता है, पठान को हुकूक नहीं दे रहा। नो कश्मीर को अब जो 9 मई का वाक़या हुआ है, ये उसकी आड़ में एक अच्छे भले आदमी को जो सच बोलता है इमरान खान, उसको दीवार से लगा रहे हैं, उसकी आड़ ले रहे हैं 9 मई की। हैं? ये कहाँ का असूल है? इमरान खान ने किया है, इमरान खान को तो जेल में था, इमरान खान ने कहा से किया, वो तो लोगों ने किया, पता है, हर किसी को पता है कि किसने किया। एजेंसियों ने किया, सारा एजेंसियों ने किया। ये पता नहीं, हर किसी को पता है किसने किया है। क्या समझते हैं आप? एक मिनट में मेरी बात सुने। क्या हाल है मुल्क का? मुल्क इसी तरह ही रहेगा? 1947 में हमने आज़ादी ली इंडिया से। अब मेरी पूरी बात सुने, 1947 में हम अलग हुए, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। हम कहाँ पर धक्के खा रहे हैं सर? क्या बात है हमसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा? क्या बात है कि हमारे सियासतदान को काम करना नहीं आता? आप मोदी के यहाँ पर 100 बुराइयाँ करें, नारे लगाएं सारे मिलकर मोदी के खिलाफ, मैं भी नारे लगाए, उससे क्या होगा? क्या होगा? ये आपकी जो लंबी बात है ना, इसका मैं मुख्तसर बताता हूँ। अव्वल तो देखिए, हमारी नीयत जो है ना, अगर सही होगी, अगर हम सच बोल रहे हैं ना, तो कोई काम जो है मुश्किल नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना? हम सच बोलना सीखे। बड़े बड़े उलमा, तारिक जमील वो है तबलीगी जमात का, वो कहता है सच बोलना शुरू कर दो ना, सारे मसले हल हो जाएंगे। हैं? शहर के गरबी इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है। शाहीन 3 मिसाइल जो कि इनकी बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका ट्रायल किया जा रहा था और वो गलती से इस लोकेशन पे जाकर गिर गई है। डेरा गाजी खान में जुम्मे के दिन जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो धमाके की आवाज आई, तो बताया जाता है कि 25 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है, और वो डेरा गाजी खान में जाकर गिरी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर, और उसके पास वो धमाका हुआ है। अभी तक ऑफिशियली तौर पे इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि ये धमाका एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हुआ है और किस नौयत का ये धमाका था। ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था, उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई, क्योंकि वहां पर एम्बुलेंस भागती हुई दिखाई दी है और कुछ ऐसी गाड़ियां जो कि आर्मी की गाड़ियां थी, वो भागती हुई दिखाई दी है। कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये कहा कि ड्रोन से हमला हुआ है न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। Everybody is silent about it, nobody is talking about it. Something big has happened. देखिए, डेरा गाजी खान कोई मियां चन्नू नहीं है। ये जगह बहुत ही क्रूशल है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। यहाँ पर एक केमिकल प्लांट है जहाँ पर यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है, इंक्लूडिंग UF6 का प्रोडक्शन और फ्यूल प्रोसेसिंग। और अभी ये कहानियां चली रही थी, तब तक किसी ने एक वीडियो भी डाल दिया। वीडियो के अंदर खूब सारी एम्बुलेंसेस दौड़ती नजर आ रही हैं। यहाँ पर हेवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और जगह को सेंसर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये चीज क्लियर है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कुछ कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर केवल सोनिक बूम होता तो नेचुरली वहाँ पर मीडिया और लोगों को जाने दिया जाता और ऑफिशियली इस चीज को क्लियर कर दिया जाता। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में कोई मिसाइल का परीक्षण हो रहा था और फिर वहाँ पर हुआ क्या कि डेरा गाजी करके कोई एरिया था, वहाँ पर मतलब वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी चल रही है, वहाँ पर न्यूक्लियर काम चल रहा है, तो वहीं पर बम, वो जो मिसाइल था वहीं पर गिर गया। अब देखिए, कई सारी चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई मिसाइल का परीक्षण होता है तो हम ये पूरा ध्यान रखते हैं, या फिर कहेगी बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो मिसाइल है किसी सिविलियन एरिया में ना गिर जाए, या फिर कहे कि कोई ऐसी सेंसिटिव जगह जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट हो गया वहाँ पर ना गिर जाए। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ आम होती जा रही है। अब पिछले दिनों भी ईरान और पाकिस्तान की जो चीज़ हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, मिसाइल से एक दूसरे पर दागे गए थे, उसमें भी पाकिस्तान ने मिसाइल तो दागी लेकिन अपने ही लोगों पर गिरा दी। मतलब अगर मान लीजिए कि दुनिया में अगर किसी कंट्री का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, मतलब लिखा जा चुका है कि भाई जिनको खुद पता नहीं होता कि वो करते क्या है, इतने स्टेट एक्टर्स और इतने नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पर मौजूद है कि खुद नहीं पता कि भाई करे तो करे क्या।
और उसमें नाम लिखा जाएगा पाकिस्तान का, जो लिखा जा चुका है और आने वाले दिनों में बड़े बड़े कारनामे होने वाले हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। कि डेरा गाजी खान में जुम्मे के दिन जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो धमाके की आवाज आई, तो बताया जाता है कि 25 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसके बारे में डीजी खान के कमिश्नर जो है उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा कि ये एक सोनिक बूम था और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजों ने वहां पे सोनिक बैरियर को ब्रेक किया। जो 750 मील की स्पीड को जब एक सुपरसोनिक प्लेन ब्रेक करता है तो जो सोनिक बूम पैदा होता है, ये वो सोनिक बूम थी। तो हम दुनिया भर में इसके हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशंस हुई। हिंदुस्तान के अखबारात में बहुत स्पेकुलेशन हुई। हिंदुस्तान के अखबारात को तो खैर मारें गोली। पाकिस्तान के अपने सोशल मीडिया में तरह तरह के सवालात यहाँ पे उठे और लोगों के जहनों में ये बहुत से ऐसे सवालात थे। मैं स्क्रीन शेयरिंग भी आपसे करता हूँ, लेकिन सवालात ये थे कि यहाँ पर शायद कोई दहशतगर्दी का हमला हुआ है, शायद एक मिस डायरेक्टेड मिसाइल जो है अपना ही उसने कहीं हिट कर दिया है, ड्रोन स्ट्राइक हुई है। और चूंकि बलोचिस्तान से डेरा गाजी खान पंजाब, सदर्न पंजाब का ये शहर, ये डिस्ट्रिक्ट, ये शहर जो है बहुत दूर नहीं है, इसलिए स्पेकुलेशन ये भी थी कि शायद यहाँ पर दहशतगर्दी का हमला हुआ है। उस पर जिस चीज ने जलती पे तेल डाला वो हिंदुस्तानी अखबारात का ये दावा था कि डेरा गाजी खान पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी डेरा गाजी खान में है, जैसे आर्मी मैनेज करती है, और शायद उसके हवाले से कुछ हुआ है। और मेरा जो प्रिंसिपल सवाल है जहन में वो ये है कि इतनी ज्यादा बदगुमानी जबकि हुकूमत कह रही है कि ये सोनिक बूम था। क्योंकि यकीनन ये ट्वीट मैंने लगाई थी और इसमें यही बताया गया था कि पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की आज सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। और इसके बाद एक हंगामा हो गया, कई लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत से लोग जो है एक दूसरे से पूछगछ भी रहे थे कि क्या हुआ है और असल बात क्या है। मैंने भी कोशिश की इस न्यूज को लेने की और मुझे बताया गया, यानी एक लोकल जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3 और उसका टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया। और फिर एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, सब लोग पूछगछ रहे थे, मैंने भी ये ट्वीट लगाई, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही जो है ना सिर्फ ये कि मेरी ट्वीट के नीचे कई लोगों ने वहां पर लिखा कि जी ये फेक न्यूज है और ये उस किस्म की बातें हो रही थी। साथ साथ जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है या जो मीडिया के लोग हैं, उनके भी मुझे मैसेजेस आए कि ये फेक न्यूज है। खैर मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। वैसे मेरा ख्याल है मुझे ये ट्वीट डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी सोच के कि ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से कोई फेक न्यूज चली जाए, तो मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। उसके बाद जी पता ये लगा, जब मैंने आपको दिखाई मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है, जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते, और यही कुछ इस वक्त भी हुआ। और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है, और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको
नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरी तरह से न्यूज जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन आई होप कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ जो ड्रोन से अटैक की बात की जा रही है हमारे न्यूक्लियर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी जो है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते डेरा गाजी खान में। और साथ साथ ये भी हुआ है कि अगर आप लोगों को याद हो या आप लोग गूगल कर लें, जो लोग मतलब उनको याद ना हो या उस टाइम पे ना हो, जाहिर है बहुत से लोग जो हैं वो हर साल में तो नहीं होते ना, हम लोग हिस्ट्री पढ़ के ही जाहिर है कि कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था। जी हाँ, मैंने खुद भी ये देखें, मैंने गूगल से निकाला है और इसमें यही डिटेल्स हैं कि जी 1988 में, और बल्कि 10 अप्रैल 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था रावलपिंडी में। जी हाँ, और इसमें भी जो है यही बताया गया है कि जो ओजड़ी कैंप का जो मिलिट्री स्टोरेज थी उसके अंदर ब्लास्ट हुए थे और ये हमारे बम हमें पे फट गए थे और फिर एक हंगामा था और उसके बाद भी मेरे ख्याल है कि ना उस वक्त भी इस न्यूज को दबाने की कोशिश की गई होगी। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। पाकिस्तान फॉर सेल as the UAE and Qatar make their moves. 24 अरब डॉलर का ये सौदा मारने जा रहे हैं सऊदी अरब से और 22 अरब डॉलर का सौदा मारने जा रहे हैं यूएई से और कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो खेत स्वा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसको खरीद कौन रहा है? इसको ज्यादा गल्फ कंट्रीज जो हैं, गल्फ स्टेट्स वो खरीद रही हैं, जिसमें के यूएई और कतर के 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। क्यों झूठ बोलते हो पाकिस्तान की आवाम से? तुम क्यों धोखा देते हो पाकिस्तान के अवाम को? तुम पाकिस्तान बेच रहे हो सऊदी अरेबिया को। इंडियन पॉलिटिशियन योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए, जो भी रिलीजन है वो उसे मस्जिद तक मंदिर तक महदूद रखे। अबे गधे, जंगें तुमने स्टार्ट करी और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया। भारत ने कुछ नहीं खोया, तुमने अपना आधा मुल्क खो दिया। यहां पे ज्ञान मत बांटो बेटा, शहबाज शरीफ बेटा, भारत को ज्ञान मत बांटो। मुझे ये भी पता चला है कि हमने सऊदीज को ये ऑफर भी किया कि हम आपको 20 साल के लिए टैक्स हॉलीडे देंगे। वो एक बात सही है कि भूखे पेट हमें अपने न्यूक्लियर पार होने का जो झंडा है ना वो लहराने का बहुत मजा आता है। लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया मुझे ये बताएं। पाकिस्तान के लिए तो मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि आप कह रहे हैं मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊं। जो पाकिस्तान, लेकिन हमारे पास तो न्यूक्लियर है, हम तो देखें एटमी ताकत है, बस इतना काफी नहीं है क्या? इसमें क्या परेशानी की क्या बात है? बिक जाए सब कुछ, बेच दे। अब आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएंगे, मैं बाहर चला जाऊंगा, ये भाई बाहर चलेंगे, तो फिर पाकिस्तान सारे चले जाओ। नहीं, फिर पाकिस्तान को चेंज कौन करेगा? नमस्कार दोस्तों, अब देखिए इंडिया के अंदर जेन्युइन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मतलब आप हर महीने कोई ना कोई न्यूज़ सुनते हैं कि ये बड़ी कंपनी है जो इतने बिलियंस का इन्वेस्टमेंट करेगी। मिलियंस का तो हम न्यूज़ में नहीं सुनते, ठीक है, मिलियंस भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है लेकिन बिलियन ज़्यादा होती है, लेकिन बिलियंस की ही न्यूज़ हम सुनते हैं, मिलियन का न्यूज़ में नहीं सुनते। अब यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि भाई सऊदी और यूएई है जो आने वाले दिनों में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये लिटरली पाकिस्तान को खरीदने की बात होगी। मतलब वो लिटरली जैसे पाकिस्तान ऑलरेडी अपने जो एयरपोर्ट्स है वो गिरवे रख चुका है चाइना के सामने, वैसे ही यहाँ पर होगा। अब नो डाउट एक सीपेक के माध्यम से चाइना ने इन्वेस्टमेंट तो किया था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अपने पूरे के पूरे कंट्री से एक रोड निकाली थी। अब ऐसा कौन करता है? मान लीजिए अमेरिका भी कहता है कि हम 200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं, लेकिन ऊपर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक रोड निकालेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या हम इसको अलाउ कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि भाई कोई एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली हम करेंगे। लेकिन क्या हम कोई ऐसा डेडिकेटेड कॉरिडोर बना सकते हैं अमेरिका के लिए, या फिर उनको बनाने दे सकते हैं कि भाई आप बनाइए और ये जो रोड होगा वो आपके यूज़ के लिए होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा था। हालांकि अब सिपेक बंद होने की कगार पर है, तो अब आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो भगवान ही जाने।
देखते हैं आने वाले दिनों में। तब तक के लिए यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। देखो ना कितने समझदार हैं अफगान पठान। इस तालिबान के जरिए उन्होंने अपना मुल्क जो है वो अमेरिका से भी छुड़ा लिया, पाकिस्तान से भी छुड़ा लिया। ठीक है ना, कहाँ गई उम्मत? कोई नहीं। मुस्लिम उम्मा भारत के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ जो मस्जिदें गिरा रहा है, चाइना जो मस्जिदें गिरा रहा है शिनचांग में, मुसलमानों को लेबर कैंप्स में फेंका हुआ है, लाखों 30 लाख मुसलमान को, वो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके साथ वो हाथ मिलाते हैं, दोस्ती है उनकी। लेकिन पाकिस्तान पे वो आके खुदकुश बमबारियां कर रहे हैं, मार रहे हैं और मारेंगे। ये तो अभी शुरुआत की है उन्होंने। अभी आप देखें केयर टेकर गवर्नमेंट के जमाने में क्या होता है। और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को बेच रहे हैं। 24 अरब डॉलर का ये सौदा मारने जा रहे हैं सऊदी अरब से, और 22 अरब डॉलर का सौदा मारने जा रहे हैं यूएई से, और कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो खेत स्वा इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों झूठ बोलते हो पाकिस्तान की आवाम से? तुम क्यों धोखा देते हो पाकिस्तान की आवाम को? तुम पाकिस्तान बेच रहे हो सऊदी अरेबिया को, तुम पाकिस्तान बेच रहे हो यूएई को। देखें, मेरी बात सुने, जब आप एक घर लेती हैं, मिसाल के तौर पर आप एक फ्लैट खरीदती हैं ऊपर, वो आप लीज पे खरीदती हैं, ठीक है। अगर आप वो फ्लैट लें जो जमीन पे होता है या घर लें तो वो फ्री होल्ड आप खरीदती हैं। लेकिन लीज पे भी जब आप खरीदती है तो मालिक तो आप ही है ना। बिल्कुल, जिसने बेच दिया वो तो मालिक नहीं होता। तो ये कह रहे हैं हम लीज पे दे रहे हैं, हम माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम वो यहां आके माइनिंग करेंगे। वो 6000 अरब का सोना और तांबा लूट के ले गए हैं बलूचिस्तान से खाली। उन्हें भी नहीं कुछ दिया ना, उन्हें नहीं कुछ दिया। ये पाकिस्तान को भेजे हैं। पाकिस्तानी इस बात पे खुश ना हो कि ये कह रहे हैं कि 46 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा आ रही है पाकिस्तान में। ये वही इन्वेस्टमेंट आ रही है जो आपको और ज्यादा महंगाई और ज्यादा गुलाम करेगी, क्योंकि वो जो इन्वेस्ट करेगा उसने अपनी असल रकम भी निकालनी है, खर्चा भी निकालना है, फिर मुनाफा भी निकालना है, और फिर उस शरह मुनाफा को मुसलसल बढ़ाते भी जाना है। तो आपको निचोड़ के आप लोगों में से निकालेगा वो। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर इंडिया इतना ही अहम है हमारी गवर्नमेंट के लिए तो ये उनके साथ टेबल टॉक क्यों नहीं करते? उन्होंने तो अब एक मैसेज भी दिया कि हम आपके साथ ट्रेड को रिज्यूम भी करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी ईगो है जो कि कैमरे के सामने ईगो नहीं है, कारोबार है। ईगो नहीं है, कारोबार है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी सरकार का कारोबार है भारत दुश्मनी। वो भारत दुश्मनी के नाम पे सारी जिहादी तंजीमें फंड खा रही हैं। फौज पाकिस्तान की अवाम को जो है वो बेवकूफ बना के ये इंडिया दुश्मनी, हिंदू दुश्मनी खा जाएगा भारत, ये बेच रही है और फंडिंग उनसे लेके ये चला रही है दहशतगर्दी पूरी। ये पूरी एक इंडस्ट्री है भाई। इसमें ईगो शीगो का मसला नहीं है, इसमें माल का मसला है। ये माल कमा रहे हैं, दबादब कमा रहे हैं माल, और खरबों रुपया कमा रहे हैं। ये मुझे आपको भी नहीं पता कि कौन कौन से तरीकों से ये कमा रहे हैं। ये बहुत दौलत कमा रहे हैं। ये ईगो का मसला नहीं है, और ये कभी भी ट्रेड नहीं शुरू करेंगे इस तरह से, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, इंडिया से इनको कोई लंबी रकम मिल जाए फिर ये करेंगे। कश्मीर भी छोड़ के चले जाएंगे ये। वो तो मैं कहता हूं इंडिया को कि जंग करने की क्या, राजनाथ सिंह ने वो बयान दिया था, मैंने कहा भाई लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की क्या जरूरत है? ऑनलाइन बैंकिंग पे जाएं, उनसे पूछे कितने चाहिए पैसे, उतने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें और कश्मीर इधर आ जाएगा। उसमें क्या है? ये तो अपने, मैं कुछ कहना नहीं चाहता अब बार, ये तो हर चीज बेच देते हैं। सो बेसिकली चाइना हैज मेड यू पे फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। लेकिन वो है कि हमको रोड बना दें। आप 100 रुपए आपकी इनकम है और 10,000 का रोड आप बना रहे हो, उस रोड की लागत कहां से लगाएंगे आप? रोड बनाने के बाद वो इटर्निटी के लिए तो बनेगा नहीं, उसको तो मेंटेन भी करना पड़ेगा। वो पैसा कहां से लाएंगे आप? चाइना के ये मॉडल आप अगर पढ़ लेते हैं, हम्बन टोटा में यही हुआ श्रीलंका में। चाइना ने, वो प्रेमदासा जी थे, चाइना ने कहा हम तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाते हैं और ये कोलंबो से लेकर के हम्बन टोटा तक एक क्लास वर्ल्ड क्लास रोड और वर्ल्ड क्लास पोर्ट बना देंगे, और देखो क्या हो जाएगा। इन्होंने बेच दिया अपने लोगों को ये चीज। इलेक्शन में आया कि देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनना है, A क्लास वर्ल्ड की रोड बनेगी, A क्लास पोर्ट बनेगा।
पोर्ट बन गई, उसकी कॉस्ट आई मान लीजिए 1 अरब रुपए, उसकी टोटल इनकम होती है 10,000 रुपए। इतना उनके पास ट्रैफिक ही नहीं है कि उसकी कॉस्ट का वो अब पूरा करवा पाए लागत। तो हुआ क्या कि चाइना ने ले लिया उसको 99 साल की लीज पे ले। तो आप क्या, आपका इतना बड़ा बिजनेस है कि आपका वो वाइबल ये प्रॉफिट है, मुझे नहीं पता कि आप इतना बड़ा पैसा चुकाएंगे कहां से, अगर ये सो कॉल्ड 50-60 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है या 90 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, मुझे याद नहीं है, जिसमें से मैंने सुना है कि 2/3 इन्वेस्टमेंट हो भी चुका है। कहां से आप 90 में 60 बिलियन डॉलर वापस करेंगे? 50 बिलियन डॉलर इनकम क्या है? आप उधार लिए जा रहे हो, नौकरी आप कुछ करते नहीं हो, खाली उधार लेकर के कब तक आप काम चलाएंगे? आपका बेच रहे हैं ना चीजें अपनी, हमने अपनी चीजें बेचनी शुरू कर दी है। हम अपने पोर्ट भी बेच रहे हैं, अपने एयरपोर्ट भी बेच रहे हैं, सी पोर्ट भी बेच रहे हैं, सारा कुछ बेच रहे हैं हम जी। कब तक? तो खत्म होगा ना एक दिन। कब तक है? उसके बाद फिर देखी जाएगी। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखी जाएगी। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई जी। इस वक्त क्या एक हलचल मिडल ईस्ट में बन चुकी है कि वहां पे इजराइल के वजीर जो है वो मस्जिद अक्सा में गए, 15 मिनट का उनका ट्रिप था वहां पे। यहूदी हैं, उनके नजदीक मसीहा यहाँ पर आएगा और थर्ड टेंपल बनेगा। इस वक्त हमास के और जो पैलेस्टाइन के जो इस वक्त लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये मस्जिद अक्सा को गिरा के वहां पे टेंपल बनाने की बातें कर रहे हैं। मिसाइल चाइना देगा, दूल्हा चाइना देगा, नौकरी चाइना देगा, सीपेक चाइना बनाएगा, पैसा चाइना देगा, हथियार चाइना देगा। अब आगे मैं बोल सकता हूं पर बोलने नहीं चाहता। देखिए सारा चाइना का डूब रहा है और दिल पाकिस्तान में टूट रहा है। लेकिन एक अजीब बात यह हुई है कि सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया है 2 मुल्कों ने, और 2 मुल्क कौन से हैं? चाइना। मस्जिद अक्सा किसका इशू है? मुसलमानों का। बिल्कुल। तलब कौन कर रहा है? सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास चाइना। चाइना। और दूसरा मुल्क कौन सा? दूसरा मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो और ज्यादा नाजुक दौर में गुजर रही है। जिस धमकी का आपने तज़किरा किया है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसी हुकूमत जो एक न्यूक्लियर पावर भी है, उसको इस तरह के आर्म्ड ग्रुप जो हैं वो इस नौयत की धमकियां दें और ये तसव्वुर किया जाए 3000 पाकिस्तान के एलीट सैनिक विच इंक्लूड्स कमांडोज इन रिटर्न ऑफ $450 मिलियन सर, कह रहे हम आपकी रॉयल फैमिली के लिए अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सुनिएगा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, हम आपकी फैमिलियों के लिए PSO देंगे। ये डील करने आसिम मुनीर गए वहां पे। ये भीख मांगने का नया तरीका है। ठीक है, आई हैव बीन टू IIT माई सेल्फ इंडिया में, और मेरे मतलब पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें 1 लाख स्टूडेंट एक ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठ सकें एक ऑडिटोरियम में, और वहाँ पे 10 ऑडिटोरियम्स हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे एक टाइम पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चे बैठ सकते हैं IIT। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ PSO देते हैं? क्या वो सऊदियों के लिए आप गाड़ियां और दरवाजे खोलेंगे? कल को तो हाउसकीपिंग स्टाफ में के बिजनेस में भी आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान ने डॉलर्स के लिए अपने 3000 जो कमांडो थे उनको मजदूरी पर भेज दिया है। अब ज़रा देखिए, पाकिस्तान का जो टोटल बजट है ना, उससे 80 to 85% बजट जो है वो डिफेंस में जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इनकी भूख शांत नहीं होती है। ऑब्वियसली उसमें अच्छा खासा बड़ा सा करप्शन होता है इसमें, लेकिन पता नहीं ये हमेशा अपने सैनिकों को मजदूरी करने के लिए क्यों तैयार रखते हैं। देखिए, ये कोई पहला एग्जांपल नहीं है, ठीक है। पहले भी अरब कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तानी जाते रहे हैं। अब पाकिस्तानी मजदूर जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के लोगों की बात हो रही है, आर्मी ऑफिसर्स की बात हो रही है कि पहले सऊदी और कतर में भी ये जा चुके हैं, UAE में भी जा चुके हैं, और अपनी आर्मी को हमेशा तैयार रखते हैं कि भाई अगर मान लीजिए सऊदी की तरफ से ऑर्डर आ गया कि भाई यहाँ पर आपको मजदूरी करनी या फिर भाड़े के टट्टू हमें चाहिए, तो तुरंत भेज देते हैं। दुनिया में तो यही चल रहा था कि भाई जो अरब कंट्रीज़ की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट थी वो अमेरिका और पाकिस्तान प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती जा रही है और आर्मी जवानों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाँ मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है जो पाकिस्तान सप्लाई कर देता है। ये बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी जरूर करें। इस वक्त क्या एक हलचल मिडल ईस्ट में बन चुकी है कि वहां पे इजराइल के वजीर जो है वो मस्जिद अक्सा में गए, 15 मिनट का उनका ट्रिप था वहां पे, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी। जो वजीर थे, तामिर उनका नाम है, वो बड़े राइट विंग के उनके वजीर थे। पहले भी फलस्तीन और मुसलमानों के खिलाफ जो वहां पे बड़ा उनका हार्ड स्टैंड रहा है,
उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि नेतन्याहू जो वहां के नए वजीर आजम है, उनका ट्रिप जो था वो अलाइंड था टू गो टू यूएई, दुबई। पहला ट्रिप ही वहां जा रहे थे वो, लेकिन उनको वो ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। यूएई ने उनकी स्टेटमेंट को कंडेम किया है, बल्कि उसको जो इस वक्त हमास के और जो पैलेस्टाइन के जो इस लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये मस्जिद अक्सा को गिरा के वहां पे टेंपल बनाने की बातें कर रहे हैं। उसके ऊपर उर्दन ने, जॉर्डन ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया है, और उसके बाद मिडिल ईस्ट में इसके ऊपर काफी एहतजाज हुआ है। अब उससे आगे चलें तो अब जयशंकर साहब ने दूसरा अटैक किया पाकिस्तान पे। पहला तो उन्होंने शुरली यहां छोड़ी थी यूनाइटेड नेशंस में, वो जो मुंबई से एक नर्स लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान का नए सिरे से जो गड़े हुए मुर्दे थे वो ताजे कर लिए उखाड़ के। उन्होंने कहा जी कि ये देखें उसामा बिन लादेन भी ये रखते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो वो उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। उसका दूसरी कड़ी है, अगले दिन उन्होंने यूरोप को भी लताड़ा ऑस्ट्रेलिया में, और फिर जाके पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी कैंपेन शुरू की टेररिज्म के हवाले से। तो मेरी गुजारिश ये है जयशंकर साहब, पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ अटैच करना कोई नई बात नहीं, ये सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये चाहता था आपसे कि आप इसका कोई हल बता दें। चाहे पाकिस्तान फेल स्टेट हो रही है, लेकिन आपके बॉर्डर इससे मिलते हैं, बहुत बड़ा बॉर्डर है आपका भारत का पाकिस्तान के साथ। आपको चाहिए कि इसका सोल्यूशन बताएं। इस मसले का हर एक को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है, हर शहर के अंदर पटाखे चल रहे हैं भाई यहाँ पे। ये कोई नई बात बताएं, ये पुरानी बातें दुनिया को भी पता है। तो आप दर हकीकत अगर स्मार्ट हो, तेज हो, इंटेलिजेंट हो, और जिस तरीके से तरक्की के मनाजिल आप तय कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान का भी सलूशन ढूंढते, बजाय कि आप ये चाहें कि पाकिस्तान मजीद किसी मसले में फंसे और आपको भी खींच के नीचे ले आए। मैं ये समझता हूं कि आपके पड़ोस में आग लग जाए, आपके पड़ोस के अंदर एक इतना ज्यादा इंतशार और चीजें कोलैप्स कर जाए, आप किस तरह तरक्की करेंगे आप? ये मैं पहले भी डॉक्टर जयशंकर का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि ही इज वेरी फाइन डिप्लोमेट, वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे, और हूं भी, कि वो इस चीज का वो हल निकालेंगे, बताएंगे, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं, ठीक है बताएं कि दहशतगर्दी है, लेकिन उसका हल भी कोई ढूंढे ना। आप सैंक्शंस कहते हैं जी, आपने अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में स्टेटमेंट कहा, वेस्ट को और अमेरिका को आपने ब्लेम किया है कि आपने पाकिस्तान पे सैंक्शंस नहीं लगाई। ठीक है, आज लगा देते हैं वो सैंक्शंस, आप प्रेशराइज करें, लगा देंगे, असर के उसका क्या होगा? ये भूख से मरेंगे, आपके कपड़े फाड़ेंगे, फिर क्या करेंगे आप? ये सोल्यूशन नहीं है। आप इसका एक मुस्तकिल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, इफ यू वांट टू मूव ऑन। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पहुंचे हुए हैं सऊदी अरेबिया, और वहां पहुंच के बातचीत कर रहे हैं। पता नहीं सऊदी अरेबिया, इनके प्राइम मिनिस्टर को बातचीत करनी चाहिए थी, आर्मी चीफ पहुंच रहे हैं वहां पे, क्या बात कर रहे हैं भैया? सऊदी अरेबिया कोई डिफेंस पावर है क्या जिससे आप मिसाइल खरीदोगे, हथियार खरीदोगे? या आप सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी देते हो, वो अपनी सिक्योरिटी खुद करता है, वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स की प्लेसमेंट भी है। तो कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये बात करनी चाहिए। ये यहाँ के आर्मी चीफ पिछले वाले भी वहां पहुंचे थे, ये वाले भी पहुंच गए, क्या माजरा है ये? देखिए रोहित भाई, दो चीजें हैं। जो भी आर्मी चीफ बनेगा उसको कटोरा तो हाथ में लेना पड़ेगा। देखिए ट्रेनिंग का पार्ट ये भी, हाउ टू हैंडल कटोरा, आरपीजी, क्लाशनिकोव, पिस्टल, रिवॉल्वर, एक कटोरा हैंडलिंग भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। कटोरा लेके पहुंच गए। अब जो मेरे सोर्स मुझे बता रहे, मुझे पता लगा है कि ये जो डील लेके पहुंचे, देखो सऊदी ने बोल दिया भैया हम पैसे नहीं देंगे, बहुत पैसे बर्बाद कर लिए। कह रहा कुछ दे दो, कह रहा नहीं है, कह रहे हम आपकी रॉयल फैमिली के लिए अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सुनिएगा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, हम आपकी फैमिलियों के लिए पीएसओ देंगे। कितने? 3000 हमारे कमांडो, ये सब जो भी है इनके, जिन्हें कमांडो कहते हैं, और ये आपके लिए दरवाजा खोल लेंगे, आपके साथ चलेंगे, और आप हमें साल में $450 मिलियन दो डील ये। 3000 पाकिस्तान के एलीट सैनिक, विच इंक्लूड्स कमांडोज, इन रिटर्न ऑफ $450 मिलियन सर ईयर। तो साल का कितना हो गया? साल को हो गया $30-35 मिलियन। $35 मिलियन में हम आपको 300 लोगों को ये डील करके गए। ये डील करने आसिम मुनीर गए वहां पे। ये भीख मांगने का नया तरीका है। देखिए हमारे रेड लाइटों पे कुछ बेचारे आजकल भीख मांगते हैं, वो कहते हैं सर आप पेन ले लो, रुपए नहीं दे सकते तो पेन ही ले लो। ये वो वाला स्टाइल है, जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनल, कमीज नहीं तो कॉलर भी चलेगा, ये वो स्टाइल।
ये नया तरीका इन्होंने निकाला पैसे लूटने का, हम आपको लोग देंगे। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ पीएसओ देते हैं? क्या वो सऊदियों के लिए आप गाड़ियां और दरवाजे खोलेंगे? कल को तो हाउसकीपिंग स्टाफ में के बिजनेस में भी आ जाएंगे। रशिया के साथ मिलके आप जो है वो इंडोनेशिया को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बेच रहे हैं, ठीक है, जो वो इंडोनेशिया जो कि ऑलमोस्ट इज एन अमेरिकन एलाय। मेरे अंदर जो ये जोश है, ये जो मैं बोल रही हूँ, प्राउडली बोल रही हूँ, बिकॉज आप देख सकते हो कि इंडिया हर किसी लिहाज से आगे बढ़ रहा है। आप देखें ना कि इंडोनेशिया को इंडिया अगर चीजें बेच रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है, तो आप इमेजिन करें कि व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ द कोऑपरेशन एंड द लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडोनेशिया एंड इंडिया इन दैट। खुलांच हुआ पड़ा आपका मुल्क दिवालिया होने के नहज पर। मैं हमेशा कहता रहा कि डॉलराइज करो, कह रहे अगर डॉलराइज कर दिया तो 170 रुपए का डॉलर हो जाएगा, अभी 280 का हो गया। अब नाच लो, गा लो, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। फाइका, आप खुद को सबसे पहले कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो? कश्मीर के जो लोग हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियंस, एंड हम सबसे पहले लाइक करते हैं कि हम जिसको भी, अगर फॉर एग्जांपल हमारी पहचान जो है, अगर हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, या बहुत सारी कंट्रीज विजिट करेंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर कश्मीरीज, वहां पे हम ये कहेंगे कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जो था वो JF-17 थंडर बनाया, अब वो कोई खरीदते ही नहीं, अर्जेंटाइन के साथ हुआ, लेकिन वो डील बाहर मार आ गई। जर्नलिस्ट और मीडिया के लोग हैं जो इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं, और इस किस्म की भी बातें की जा रही हैं कि अगर हेलीकॉप्टर आया तो उसको भी देख लेंगे। और अब ये मैं सुन रहा था एक और यूट्यूबर भी ये कह रही है ड्रोन हमला होगा इमरान खान का। अबे पागल हो गए हो क्या? और हम जो है वो क्योंकि चाइनीज पार्टनर, डिफेंस पार्टनर होने की वजह से हम खुल खिला के चीजें नहीं बेच रहे। इधर देखें, इंडिया रशिया जो है वो मिलके वो चीजें बेच रहे हैं। यानी ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में एक और बांग्लादेश पैदा हो, ये पैगाम दे रहा है ना, उकसा रहा है आवाम को कि बगावत करो। पाकिस्तान के पास एक तरफ पैसा नहीं है, दूसरी तरफ इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन गोइंग एट इट्स पीक। नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोचिए कि न्यूज़ ये है कि इंडिया जो है वो 200 मिलियन डॉलर के जो हथियार है, और ख़ास करके यहाँ पर बात हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल की, जो इंडोनेशिया को सेल किए जाएंगे। फिलीपींस को तो हम सेल कर चुके हैं। अब एक ऐसा कंट्री जो डिफेंस के मामले में एक छोटी चीज़ भी नहीं बनाता था, उसने धीरे धीरे करके कितनी यहाँ पर एक्सपर्टीज़ यहाँ पर हासिल कर ली है कि वो अब खुद मेड इन इंडिया में बने हुए मेक इन इंडिया के तहत जो बने हुए हमारे हथियार है वो अब फिलीपींस और इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी एक सॉफ्ट पावर होती है कि आप अपने दुश्मन जो कंट्रीज़ है उसके आसपास में अगर जितने भी छोटे बड़े कंट्रीज़ हैं उनको हथियार से लैस कर दो। जैसे यहाँ पर बात है कि चाइना है, तो चाइना के खिलाफ ये सारे कंट्रीज़ हमेशा बोलते रहते हैं, तो अब उनको अपने बेहतरीन हथियार यहाँ पर प्रोवाइड कर दो तो क्या सिचुएशन हो जाएगी। और यहाँ पर यही हो रहा है। अब दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान का देखो, अपना टोटल बजट में से 80 to 85% बजट तो डिफेंस में जाता है, लेकिन वो उस डिफेंस बजट में से भी कोई बड़ी परचेज कर नहीं पाते। अपना जो मेंटेनेंस है, सैलरी है, या फिर कहीं की पेंशन है, वही दे पाते हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया कैसे यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है डिफेंस के मामलों में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। रशिया के साथ मिलके आप जो है वो इंडोनेशिया को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बेच रहे हैं, ठीक है, जो वो इंडोनेशिया जो कि ऑलमोस्ट इज एन अमेरिकन एलाय। अब जो ब्रह्मोस है, आपको मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है, जो कि सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी, इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। अभी आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन के तौर पे लेके जाना है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट,
लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। और अब ये आप देख लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। पाकिस्तान जो है, मैं अब देखिए ना, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ब्रुनाई वगैरह इधर उधर, ये वो सारे इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना के नहीं रखे। उसकी वजह यह है कि हम उन मुल्कों के करीब जाते थे जिन मुल्कों जो हमें पैसे देते थे। मैं बारोड इकॉनमी की बात करता हूँ बार बार, क्योंकि हमें तो बार बार यही कहा जाता है जनाब कि पाइन है जड़ा मुल्क है, इतू सानू रियाल लभेगा, इतू यूरो लभेगा, इतू डॉलर लभेगा। तो इस वजह से हम उन मुल्कों के करीब नहीं गए। और बेसिकली आज जब हालात इस तरह के पैदा हुए हैं कि पूरी दुनिया इस खिते में अपना असर सू रख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जनाब उस पास जा ही नहीं रहे। हमने आँखा बंद की, जिस तरह की कहते हैं हमारे में है ना कि जो बिल्ली को देख के जो कबूतर आंखें बंद कर लेंगे, असी जनाब वो अपनी अखा बंद कर लिया, ऐसे कहते हैं यार है आई कोई नहीं। अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जो था वो JF-17 थंडर बनाया, अब वो कोई ख़रीदते ही नहीं। अर्जेंटाइन के साथ हुआ, लेकिन वो डील बाहर मार आ गई, उनके बजट में वो डील शो हो गई, तो उसमें बरतानिया ने प्रेशर डाला और मुल्कों ने डाला, क्योंकि अर्जेंटीना और बरतानिया के मसाइल हैं। फिर एक दो, और हम जो है वो क्योंकि चाइनीज़ पार्टनर, डिफेंस पार्टनर होने की वजह से हम खुल खिला के चीज़ें नहीं बेच रहे। इधर देखें, इंडिया रशिया जो है वो मिल के वो चीज़ें बेच रहे हैं, अमेरिकन खामोश बैठे हुए हैं। देखिए ये इंडिया वो लिवरेज इंजॉय करता है। इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी लिवरेज सारी ले गया, मिडल ईस्ट में वो वैसे करीब हो गया, साउथ ईस्ट एशियन ममालिक के साथ वो बिजनेस पार्टनर है। दे डोंट लुक इट फ्रॉम रिलीजियस लेंस, वो मजहबी लेंस में जा ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने पता है यार कारोबार करो, बिजनेस करो, इंडिया को इस लेंस से देखो, और उनको पता है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया को जितना बड़ा हवा और जितनी बड़ी चीज़ अमेरिकन पेश कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में और सारे खिते में, तो एवरी कंट्री बेसिकली डिज़ायर्स कि हमारी इंडिया के साथ लेन देन, हमारी लाइन सेट हो। लेकिन देखें, इंडिया जो है वो अगर दुनिया की मार्केट में डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा, अच्छा रशिया के साथ इत्तेहाद करके आपने ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाता है और उससे वो असला बेचता है, अमेरिकन खामोश है। ठीक है जनाब, उधर से अमेरिकन वहाँ पे दे रहे हैं। सो इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन में रखा हुआ है। इंडिया के अंदर देखिए, एक बंदा आया, उसने 10 साल रूल किया, अगले 5 साल उसको मिल रहा है। विद ऑल दैट पावर दे आर कमिंग एंड दे आर गेटिंग अ क्लैरिटी। उनको पता है कि इस डायरेक्शन में जाना है। पाकिस्तान में क्लैरिटी नहीं है। फिर फौज का अपना किरदार है, एस्टैब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं, वो समझती किसी ने कख नहीं। वो कहती है वट एवर द वर्ल्ड व्यू द पाकिस्तानी पोलिटिकल क्लास दे शुड हैव, दैट शुड बी, वो पाकिस्तान की उससे वो उनसे पूछ के चलें या उनके कंसर्न्स को एड्रेस करें, और वो जो उनकी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है इंडिया के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, उसको ज़रूर एड्रेस किया जाए। अभी तो देखें, अभी तो चीज़ें उल्ट हो गई। अभी तो मिलिट्री चाहती है इंडिया से ताल्लुकात ठीक हो। सियासतदान में इमरान खान जो थे, जो कि जिसको फ़ौज ने प्रॉप अप करने में सारा किरदार अदा किया, जिनको बड़ा किया, इस बच्चे को बड़ा किया, वो बच्चा उठ के बड़ा होके जो है ना अपने ही माई बाप को पढ़ गया। उसने कहा कि तोड़ी ऐसी दी तैसी, तुसी कौन होंदे, आई विल टेल यू व्हाट इज द। अब वो सारा दिन जो है वो तंगनी का नाचना चाहता है। अदालतें भी इमरान खान से डरती हैं, फ़ौज भी इमरान खान से डरती है, सियासतदान भी डर रहे हैं, बिकॉज वो उनको पता है कि ही इज़ पॉपुलर। उसने ये चैलेंज द सिस्टम, उसने सारे सिस्टम को चैलेंज कर दिया हुआ है। सो देयर इज़ ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से वी आर बेसिकली द लूजर्स हैं। और इसने फिर जारी बात है, मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान तो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, ताकि वंस फॉर ऑल मैं स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे इमर्ज करूँगा। द मोर स्ट्रॉन्गर आई विल बी, द मोर पावरफुल आई विल बी, दैट विल बी बेटर फॉर द कंट्री, बिकॉज आई विल बी इन अ पोजीशन टू टेक सर्टेन लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड आई विल बी इन अ वे। ये चीज़ें हैं। फाइका, आप खुद को सबसे पहले कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो? कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद को सबसे पहले एज एन इंडियन इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एज ए कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं? देखिए, अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट है, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि हम इंडियन है या कश्मीरी है। कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। और अगर बात करें, एक मोहरा है हमारे सर पे कि वी आर इंडियंस, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कश्मीरी और इंडियन। कश्मीर हमारा कुछ स्टेट है, हमारी कुछ कल्चर है, हमारा कुछ ट्रेडिशन है, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहते हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियंस एंड
हम सबसे पहले लाइक करते हैं कि हम जिसको भी, अगर फॉर एग्जांपल हमारी पहचान जो है, अगर हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, या बहुत सारी कंट्रीज विजिट करेंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर कश्मीरीज, वहां पे हम ये कहेंगे कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो हम कह सकते हैं कि फिर हमें पूछा जा सकता है लास्ट में कि आप इंडिया में कहाँ से हो, देन हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी आती है जो कि कश्मीर के नाम से जानी जाती है। तो फाइनली हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को।